जांच कमीशन के सामने भी आई। अल्पसंख्यक इलाकों में जो आतंक फैलाया गया उसका ये सिर्फ छोटा सा रिकॉर्ड है। मुंबई में बहुत कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी हो रहा था। आने नहीं दिया, बोले उधर है ना शादी हो रही, खुशी बना रहे, बोले उधर मत जाओ। फिर है ना पुलिस लोग को ऊपर ही खड़ा करते वो लोग टायरिस से। पुलिस और मिलके इन लोगों ने सब ये हमले किए हैं। 92 के दंगों में मुंबई पूरी तरह जल गई। मुंबई पुलिस के सामने अब तक की सबसे मुश्किल घड़ी थी और इस सबसे बड़े इम्तिहान में वो पूरी तरह फेल हो गई। जब 92 में फसाद हो गया तब वो कोलैप्स हो गई लाइक अ पैक ऑफ कार्ड, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी वैसे मॉब को हैंडल करने की। और 92 का जो फसाद कंट्रोल हो गया, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ आर्मी और पुलिस। तो दंगा करने वाले लोग थक गए और फिर फसाद बंद हो गए। महाराष्ट्र के अरे जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत, खास गल्ली लॅमिंटन रोड जमाव जमलेला असून रिकॉर्ड कहते हैं कि कई अफसर दंगों का हिस्सा थे। सरकारें बदलने के बाद भी पुलिस डिपार्टमेंट ने खुलकर नहीं बताया कि दंगों के दौरान आतंक बढ़ाने में किस किस अफसर ने साथ दिया। पुरानी फाइलों में सब इंस्पेक्टर निखिल कापसे पर आरोप है कि उसने सेंट्रल मुंबई की मस्जिद पर जाकर फायरिंग की और 6 लोगों को मार डाला। कापसे कानून से तो बच निकला, प्रमोशन भी मिला। कोलाबा पुलिस स्टेशन ने एक शख्स को दंगाइयों के हाथ सौंप दिया, दिन दहाड़े कत्ल को अंजाम दिया। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई लेकिन सबको बख्श दिया गया। ये सब आरोप जांच कमीशन की रिपोर्ट में दर्ज हैं। बाद में मुस्लिम संगठनों ने इन सब के खिलाफ आवाज भी उठाई। ऐसी ही कहानी और 15 पुलिस ऑफिसर्स की भी है। श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट में तब के ज्वाइंट कमिश्नर का भी नाम आया और कई कांस्टेबल भी शामिल बताए गए। लेकिन सरकार ने अपने ही जांच कमीशन को कभी नहीं माना। श्री कृष्ण कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पुलिस वालों ने अल्पसंख्यक इलाकों में आर्मी की रसद नहीं पहुंचने दी। बड़ा सवाल है कि क्या 1991, 92 और 93 के रिश्तों को और उसके बाद की घटनाओं को मुंबई पुलिस कभी समझ पाई? बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद जो माहौल पूरे देश में बना और वो इस शहर में भी बना, उसका रिएक्शन बढ़ता गया क्योंकि बाबरी मस्जिद जब टूटी तब यहाँ दंगल फैली 92-93 में, उसके बाद बम ब्लास्ट हुआ। उसके बाद से ये सिलसिला चलता आ रहा है और बढ़ता जा रहा है। हम राज्य के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल सुरेश खोपड़े से मिलने पहुंचे हैं। 1992 के दंगे के वक्त और 1993 के धमाके में ये भी तैनात थे। अल्पसंख्यक लोगों को लगा कि भाई पुलिस आर अगेंस्ट अस, तो फिर कई छोकरे वहां फॉरेन कंट्री गए, पाकिस्तान गए, वहां बम बनाने का उन्होंने ट्रेनिंग लिया, मुंबई में आए और 12 मार्च का बम स्फोट उन्होंने किया। 1993 में पूरे मुंबई में धमाके हुए। देश में पहली बार इस किस्म के सीरियल ब्लास्ट किए गए। आरोप अंडरवर्ल्ड पर लगे। तेजी में जांच हुई और केस चला। पहले पोस्टिंग में सुरेश खोपड़े पुलिस के सिस्टम को पहचानते हैं। जब तक हमारे पुलिस कांस्टेबल या ऑफिसर जाकर उनसे बात करेंगे, डायलॉग प्रस्तावित करेंगे, तब तक वो बोलेंगे नहीं। लेकिन हमारे पुलिस वाले उनके सामने, वो जो लीडरशिप है हमारी, वो उनके सामने हाथ
तैयार करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो क्यों हाथ सामने करेंगे? और उनको डर लगता है कि भाई उल्टा हमारे ऊपर ही कार्रवाई हो जाएगी, तो इसलिए कोई सामने नहीं आता। लेकिन ना तो दंगों के बाद और ना ही धमाकों के बाद किसी ने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार मुंबई पुलिस को खबर क्यों नहीं मिलती। अब अगर पुलिस को इनको संभालना है या जांच करनी है तो उनके पास इन्फॉर्मर्स चाहिए। इन्फॉर्मर्स के थ्रू ही तो वो माफिया को कंट्रोल करते हैं, यानी उनको खबर मिल जाती है, खबरी जिसको कहते हैं। अगर आप जो कम्युनल सिचुएशन है इसको आप बिगाड़ते रहोगे तो आपके खबरी भी खत्म हो जाएंगे, आपके पास खबर देने के लिए कोई आएगा नहीं। पुलिस हर आतंकी वारदात के बाद ऑपरेशन करती रही, लेकिन 80% मामलों में वो फेल हो गई। 1997 से अब तक जो भी धमाके हुए उनमें पुलिस को या तो असली दोषी मिले ही नहीं या सबूतों की कमी से लोग छूटते चले गए। इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स होते हैं, उनको ना हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म या कुछ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के बारे में उनको जानकारी नहीं होती। उसके पंथ उपपंथ क्या सेक्ट है उसके बारे में जानकारी नहीं होती। टेररिज्म क्या है, टेररिस्ट क्यों ऐसा हमला करते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होती। और जब ऐसा कुछ ऑफेंस हो जाता है तब वो पकड़ के लाते हैं लोगों को, और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन की स्टाइल होती है, कोई डायमंड थेफ्ट की चोरी होती है, जिस ढंग से वो डायमंड थेफ्ट की चोरी का तपास करते हैं उस ढंग से वो टेररिज्म का तपास करते हैं। पुलिस शायद ये भी नहीं समझ पाई कि 1992 के दंगों के बाद से आतंक एक नई शक्ल ले रहा है। धमाके तकरीबन हर साल हो रहे हैं। 1997 में 2 बार, 1998 में 2 बार, 2002 में 2 बार, 2003 में 4 बार और 2006 में 2 सीरियल ब्लास्ट हुए। इसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं है। बीच में कुछ वक्त अच्छा सा भी आया, 1993 से 1997 के वक्त, तब सब कुछ थम गया। न दंगों की आवाज आई और न ही आतंक के गोलों की। ये वो वक्त था जब कुछ अफसरों ने बदलाव की कोशिश की थी। नॉट ए सिंगल टाइम सुरेश खोपड़े ने दंगों के लिए बदनाम भिवंडी में मोहल्ला कमेटियां बनाई थी, जहां दोनों तरफ से बात होती थी। मुंबई पुलिस ने यह फॉर्मूला शहर में भी लगाकर देखा तो भरोसा बढ़ने लगा, लेकिन 4 साल के अंदर ही सारी कमेटियां ठंडी पड़ने लगी। अफसर बदले तो नजरिया बदल गया। धमाकों और आतंक की पूछताछ सिर्फ माइनॉरिटी पॉकेट तक सिमट गई। नया टेक्निक नहीं, कांटेक्ट नहीं डेवलप किया, इसलिए उनका एक ही साधन होता है, दैट इज 3rd डिग्री। और 3rd डिग्री में बहुत बार तो मैंने भी काम किया है, बहुत बार भी इनोसेंट भी लोग मिल जाते हैं, लेकिन जब वो इनोसेंट लोग हरास होते हैं, हरासमेंट मिलती है, तब वो जाकर ज्यादा क्रिमिनल बनते हैं। उनके रिश्तेदार, उनके सेक्ट के लोग, दे बिकम एंटी गवर्नमेंट, एंटी पुलिस, और ये दरी जो गैप है हमेशा बढ़ता जाता है और उसमें से ज्यादा टेररिस्ट पैदा होते हैं। मुंबई में पुलिस के तौर तरीकों पर सवाल लगातार उठते रहे हैं। 1993 से 2011 तक पूछताछ के जो भी तरीके अपनाए गए वो लगातार भरोसा तोड़ने वाले थे। एनएसजी